शिक्षा कहने को तो ये समाज की नींव है, लेकिन आज एक बड़ा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने है। क्या शिक्षा आज भी एक मौलिक अधिकार है या फिर ये महज एक प्रोडक्ट बन चुकी है? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे बाजार में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कड़वी सच्चाई की तह तक जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमारे संविधान ने जो एक बहुत ही खूबसूरत वादा किया था और आज का जो ये हाइपर कमर्शलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों के बीच कितनी गहरी खाई बन चुकी है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रास्ता एकदम साफ है। सबसे पहले हम संवैधानिक वादे को खंगालेंगे, फिर बात करेंगे प्रवेश की कीमत और कोचिंग माफिया के उदय पर। इसके बाद हम इसकी मानवीय कीमत को समझेंगे और आखिर में कक्षाओं की वापसी यानी इसके कुछ ठोस नीतिगत समाधानों पर भी गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा संवैधानिक वादा, और इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। साल था 1992 और सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक यही बुनियादी सवाल खड़ा था। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का वो बेहद मशहूर मामला। अदालत को तय करना था कि भाई क्या शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है या फिर प्राइवेट संस्थाओं के लिए मुनाफा पीटने का कोई बिजनेस मॉडल। ये कोई आम बहस नहीं थी। इस एक सवाल ने उस वक्त पूरे देश के लीगल और एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला दी थी। और सुप्रीम कोर्ट का जवाब वो एकदम दो टूक था। 1992 में अदालत ने साफ कर दिया कि शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले जीवन के अधिकार से ही निकल कर आता है। तर्क बहुत ही सीधा और गहरा था। देखिए, जब तक इंसान शिक्षित नहीं है तब तक मानवीय गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है जिसे सिर्फ अमीरों की जागीर बना दिया जाए। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ एक आदर्श था। अब सवाल यह है कि ये पूरी कानूनी जंग शुरू कैसे हुई? तो इसके सेंटर में थी मेरठ की रहने वाली मोहिनी जैन। 1991 में उन्हें कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले साल की ट्यूशन फीस के नाम पर उनसे 60,000 रुपए का एक भारी भरकम अमाउंट मांगा गया था। आज शायद ये रकम उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन उस वक्त उनके परिवार के लिए ये नामुमकिन था। और यहीं से ये साफ हो गया कि शिक्षा का किस कदर व्यापारीकरण हो चुका है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे सिस्टम को फटकार लगाने पर मजबूर कर दिया। और इसी केस से एक टर्म बहुत चर्चा में आया, कैपिटेशन फीस। आसान भाषा में समझें तो ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो एडमिशन के नाम पर अंडर द टेबल या खुलेआम वसूला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि शिक्षा को इस तरह बेचना हमारे संस्थानों को टीचिंग शॉप्स यानी शिक्षा की दुकानों में बदल रहा है। अदालत का स्टैंड एकदम क्लियर था। एडमिशन का सिर्फ एक क्राइटेरिया होना चाहिए, छात्र की काबिलियत, ना कि बैंक अकाउंट का बैलेंस। कैपिटेशन फीस सीधे तौर पर समानता के अधिकार का मर्डर है। भाग 2, प्रवेश की कीमत। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में आते हैं। 1992 से लेकर अब तक चीजें कितनी बदली हैं। सच कहूं तो आगे ये फासला और भी डरावना हो चुका है। डॉक्टर सी उषा के रिसर्च पर नजर डालें तो अमीर और गरीब छात्रों के बीच की ये खाई अब एक गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ वो साधन संपन्न परिवार हैं जो कोटा जैसे शहरों में बच्चों की IIT या नीट की तैयारी के लिए साल का 1 लाख रुपए से भी ज्यादा आराम से फूंक सकते हैं। उन्हें मिलते हैं बेस्ट स्टडी मटेरियल, पर्सनल ट्यूटर्स और लेटेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और दूसरी तरफ वो लो इनकम या ग्रामीण बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वही पुरानी किताबें और बिना बेसिक सुविधाओं वाले सरकारी स्कूल हैं। टैलेंट तो भाई दोनों जगह हो सकता है ना, लेकिन मौके की ये भारी असमानता हमारे उस संवैधानिक वादे को पूरी तरह से खोखला कर देती है। तीसरा हिस्सा, कोचिंग माफिया का उदय। इसी फेलियर ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जिसे कई रिसर्चर्स सीधे तौर पर कोचिंग माफिया कहते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, रोंगटे खड़े कर देने वाला नंबर है। हाल ही के सालों में नीट यानी मेडिकल एग्जाम की मुश्किल से 80,000 सीटों के लिए लगभग 50 लाख छात्रों ने एक दूसरे से रेस लगाई है। ये आंकड़ा उस बेबसी और उस जानलेवा प्रेशर का सबूत है जो इस पूरी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन दे रहा है। जब सक्सेस रेट इतना भयंकर रूप से कम हो तो हर कोई शॉर्टकट या एक्स्ट्रा पुश ढूंढता है, और बस यही एंट्री होती है इन अनरेगुलेटेड कोचिंग सेंटर्स की। अब सोचने वाली बात है कि परिवार स्कूल छोड़कर इन कोचिंग्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं। कारण बिल्कुल साफ है, हमारे स्कूलों में इन कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने वाली एक्सपर्टीज अक्सर होती ही नहीं है।
क्लासरूम बच्चों से खचाखच भरे हैं, पढ़ाने के तरीके वही पुराने बाबा आदम के ज़माने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज का वो भारी भरकम प्रेशर, डॉक्टर या इंजीनियर बनना कोई करियर चॉइस कम और सोशल स्टेटस का सिंबल ज़्यादा बन गया है। इसी सक्सेस की अंधी दौड़ और स्कूलों के फेलियर ने परिवारों को अपनी जिंदगी भर की कमाई इन कोचिंग्स में लुटाने पर मजबूर कर दिया है, जो अक्सर बहुत ही अग्रेसिव और कई बार झूठी मार्केटिंग का खेल खेलते हैं। भाग 4, मानवीय कीमत। अब उस पहलू की बात करते हैं जिसे अक्सर इन चमचमाते बिलबोर्ड्स के पीछे छिपा दिया जाता है। रिसर्च पेपर्स में रोहन और अनन्या जैसे कई छात्रों के केस स्टडीज हैं, और ये कोई इमेजिनरी कैरेक्टर्स नहीं है। ये आज के उस हर स्टूडेंट का आईना है जो इस कंपटीशन की चक्की में पिस रहा है। सोचिए उस रूटीन के बारे में। हर वक्त फेल होने का डर, रात रात भर जाकर रट्टे मारना, खाने पीने का कोई होश नहीं, और बस एक छोटे से कमरे में खुद को कैद कर लेना। इस खतरनाक लाइफस्टाइल ने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और गंभीर स्लीप डिसऑर्डर जैसी चीज़ों को घर घर की कहानी बना दिया है। ये अब सिर्फ एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है बॉस, ये एक बहुत बड़ा फुल ब्लोन पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। और अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स पिस रहे हैं, तो रुकिए, टीचर्स का हाल भी कुछ कम खराब नहीं है। अभी हाल ही में टीचर्स डे के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक PIL यानी जनहित याचिका भेजी गई। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स के साथ हो रहे सिस्टमैटिक शोषण का पूरा चिट्ठा खोला गया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन टीचर्स को उनका बेसिक वेतन तक नहीं दिया जा रहा। PF और हेल्थ इंश्योरेंस तो भूल ही जाइए। बहुत से कॉलेज तो बस कागजों पर जिंदा हैं, जिन्हें घोस्ट कॉलेज कहा जाता है। ये प्राइवेट ट्रस्ट और कमेटियां बिना किसी लगाम के पूरा एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, और बेचारी टीचर्स वो खुद को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 5वां और आखिरी हिस्सा, कक्षाओं की वापसी। तो भाई अब इस दलदल से बाहर कैसे निकलें? आइए उन पॉलिसी सॉल्यूशंस पर बात करते हैं जो इस टूटते हुए सिस्टम की मरम्मत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस को जो याचिका भेजी गई है, उसमें कुछ बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहला, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस एकदम अनिवार्य की जाए। इससे होगा ये कि उन घोस्ट कॉलेजों और फर्जी एडमिशन्स पर सीधा ताला लगेगा। दूसरा बड़ा कदम, पब्लिक एग्जाम्स में अनफेयर मीन्स एक्ट यानी अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम को बहुत सख्ती से लागू करना, ताकि पेपर लीक और नकल जैसे रैकेट बंद हों। और तीसरा, ये पक्का करना कि हर इंस्टीट्यूशन में एक प्रॉपर गवर्निंग बॉडी हो, जिसमें रेगुलेटर्स और टीचर्स की असली भागीदारी हो, ना कि वो सिर्फ रबर स्टैंप बन के रह जाएं। इसके साथ ही स्कॉलरशिप्स का कड़ा ऑडिट और फिजिकल इंस्पेक्शन वापस लाना, ये अब वक्त की सबसे बड़ी मांग है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश होने का दावा करता है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन अगर हमारी शिक्षा प्रणाली में यूं ही टीचिंग शॉप्स और पेपर कॉलेजों का धंधा फलता फूलता रहा, जहां क्वालिटी और एथिक्स के नाम पर सिर्फ जीरो है, तो इस युवा ऊर्जा का फ्यूचर क्या होगा? क्या हम सच में एक मजबूत भविष्य बना रहे हैं, या सिर्फ कागजी डिग्रियों की एक ऐसी खोखली इमारत खड़ी कर रहे हैं जो कभी भी ढह सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बचा है, ये हमारे सर्वाइवल की सबसे बड़ी जरूरत है। सोचने वाली बात है ना?